गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम सिंह एंड वी आर वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक हमारे 44 वीडियोस आ चुके हैं और 44 वीडियोस में हम लोगों ने 3600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं RAC। और आज तक 10 सब्जेक्ट कंप्लीट अप हो चुके हैं। 10 सब्जेक्ट्स में जो कि हैं टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, HMT एंड अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग RAC है। ठीक है। और RAC का आज पहला सेशन है, इसमें हम हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करेंगे। और जो प्रैक्टिस सेशन है वो सबके लिए यूजफुल है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में है तो ये आना है। और जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये ना मत समझना कि आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, बस न्यूमेरिकल ला के आगे निकल जाओगे। अरे इंटरव्यू है आगे, वहाँ फंस जाओगे। ठीक है। तो गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ हो चुका है एंड वी आर अबाउट 80% सिलेबस हमें कवर कर लिया है। ठीक है। हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। ये चैप्टर का सही जी। और देखो, ये जब प्रैक्टिस करना ना, जरूर नहीं आप पेन कॉपी यूज करो, सिंपल माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो और आंसर दे सकते हो इस चैप्टर का। बहुत इसमें कुछ है नहीं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। देखो यहाँ पे है कंडेंसर ऑफ और रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट एट 120। देखो इसमें अगर चाहो तो आप पेन कॉपी यूज नहीं कर सकते हो, नहीं करो तब भी हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि 120 जो है बाहर फेंक रहा है। ठीक है। बाहर तो कंडेंसर में फेंक रहा है, तो जो फेंक रहा होगा बाहर कंडेंसर में वो कहाँ से हीट आ रही एनर्जी आ रही होगी। पहली तो जो हम कंप्रेसर में दे रहे हैं 30, ठीक है, कंप्रेसर में 30 दे रहा है। और दूसरी जो QL मतलब लो टेम्परेचर जो हीट खींच रहा होगा, ये रेफ्रिजरेटर है ना ये, तो QL प्लस W। तो QL प्लस W मिला के 120 है, तो 30 हम दे रहे हैं बाई वर्क, मतलब 90 हो गया हमारा QL। तो 90 अपॉन W आप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो वही मैंने करके यहाँ दिखा दिया है, बस आपको समझने के लिए बेटर वे में कि यहाँ पे TL पे कंडेंसर यहाँ लगा हुआ है तो 120 जा रहा है, यहाँ से वर्क हम 30 दे रहे हैं। और जब इन दोनों का समीशन इक्वल होना चाहिए तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। तो COP पूछा गया है, तो QL, ये जो QL है अपॉन वर्क, तो 3 आंसर आ जाएगा। ओके, ट्राई कीजिए सेकेंड नंबर। देखो जो ये भी क्वेश्चन हो गया होगा सेकंड वाला। सेकंड वाला है कि इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो यूज़ करते हैं बहुत इफिशियंट नहीं होती है। ठीक है। लेकिन उसको हम यूज इसलिए करते हैं कि जो उसका जो हीट क्या बोलते हैं उसे, हाँ, जो कैपेसिटी मतलब पर टनेज रेफ्रिजरेशन है वो कम यूनिट वेट पे आता है। मतलब कि 1 टन अगर रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करना है हमें तो उसके लिए हमें कम वेट का सिस्टम लगाना पड़ेगा, बस यही रीजन है। ठीक है। और हमारा जो फ्लाइट जो हवाई जहाज है ऊपर उड़ते हैं तो वहाँ तो वेट का ही मेन खेल है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना फ्यूल जाएगा। तो वही इसीलिए इसे हम एयर वाले यूज करते हैं। तो लो यूनिट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, देन आंसर इज सेकेंड का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो ये जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर वाला, इसमें बोला गया कि हीट पंप यूज फॉर द हीटिंग इज डेफिनेट एडवांसमेंट ओवर द सिंपल इलेक्ट्रिक हीटर। इसका मेन रीज़न ये है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक हीटर कोई है आपका, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ना वो हाई ग्रेड एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी। अपने जो वायर्स कॉइल्स लगी होती है, अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, उसने कॉइल्स को हीटअप किया। मान लो आपने 100 जूल एनर्जी दी और 100 जूल हीटअप के बाहर निकल गया। 100 जूल इलेक्ट्रिसिटी देने पे 100 जूल हमें हीट मिली। ओके। और सेकंड थिंग इज दैट इन द हीट पंप में क्या होता है, हीट पंप में हम देते हैं कितना, जैसे पीछे ही हमारा क्वेश्चन था कि हम 30 जूल कंप्रेसर को दे रहे थे और हम हीट कितना पा रहे थे 120, मतलब कि 90 वो लो से खींच ले रहा था। समझ रहे हो, 30 देने पे 120 हमें हीट मिल गई। और वहीं अगर
और 30 जो हमारा है वहाँ पे वो हाई ग्रेड एनर्जी है, वर्क है, वर्क से हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। 30 हाई ग्रेड देने पे 120 लो ग्रेड मिला है वहाँ पे, तो वो बेटर हुआ, एडवांटेजेस हुआ कंपेयर टू इलेक्ट्रिक हीटर की। हमने 100 जूल इलेक्ट्रिक हीट दी हाई ग्रेड एनर्जी, और 100 जूल हमने हीट लो ग्रेड एनर्जी पा ली, तो वो हीट पंप बेटर हुआ ना, इसीलिए वो बेटर होता है। एंड दोनों दो जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है, मुझे तो असर्शन का रीजन सही लग रहा है, क्योंकि हीट पंप इज़ फार मोर इकोनॉमिकल इन ऑपरेशन दैन द इलेक्ट्रिकल हीटर। इकोनॉमिकल तो है क्योंकि हमने 30 जूल हाई ग्रेड से 120 निकाल लिया है लो ग्रेड, और इलेक्ट्रिक हीटर वाले में 100 से 100 निकाल पाए बस। तो मुझे इसका आंसर ए लगता है, ए होना चाहिए, बट यहाँ पे जो आंसर दिया है बुक में वो बी दिया हुआ है। तो ए भी बहुत कंफ्यूज मत होना है, ए भी अगर आपको ए लगता है ए मानिए, बी लगता है बी मानिए, आपको वो लग पे डिपेंडेंट है। अगर एग्जामिनर को जो सही लगेगा वो आंसर देगा, किसी को नहीं पता होता कि कौन सा ए सही है कि कौन सा बी सही है। मोस्ट ऑफ टाइम कन्फ्यूजन रहता है उसमें हल्का फुल्का। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख लोगे तो आंसर ए भी दोनों लगने लगता है कि हाँ ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। ओके, तो बस पढ़ने का तरीका ये होता है कि बिकॉज लगा पढ़ लीजिए, मतलब सबसे बेस्ट कन्वीनियंट वे है कि पहले असर्शन पढ़िए, फिर बिकॉज लगाइए अपने पूरे स्टेटमेंट में, फिर रीजन पढ़ दीजिए। अगर सटीक बैठ रहा है तो मार दीजिए ये आंसर। ट्राई फोर्थ नंबर। देखो, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन उसमें बोला गया इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, ठीक है। दो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में 3 फ्लूइड्स होते हैं हमारा, NH3 H2 और H2। ओके, और इसमें NH3 जो होता है वो NH3 H2 और H2, और जो H2 होता है उसका मेन काम होता है जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको कम करना। अमोनिया का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, मतलब सिंपल सी बात है ना, अगर H2 को डाल दोगे तो मोल फ्रैक्शन जो है गैस से कम हो जाएगा, अमोनिया का या और वाटर का। अगर मोल फ्रैक्शन कम है तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी कम हो जाएगा, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में आया था, एक क्वेश्चन था इस पर, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था वहाँ पे। तो ये हो गया। हाँ, तो मेन रीज़न यही है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलक्स वाला होता है इसका मेन एडवांटेज है इसमें पंप नहीं लगता, बहुत ही शांत रहता है, मतलब नॉइज़ बिल्कुल होती ही नहीं है इस टाइप के रेफ्रिजरेटर में। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो, यहाँ पे बोला गया थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो इसमें मेन बात है, ये 3-4 पैरामीटर दिए हुए हैं, तो आप ये जान लो कि रेफ्रिजरेटर का रिलेशन होता है पेल्टियर से, ठीक है। और थर्मोकपल का रिलेशन होता है वहाँ सीबेक शायद, हाँ वहाँ वहाँ हीट से एनर्जी जनरेट करते हैं, और यहाँ ऐसा ही कुछ होता है कॉन्सेप्ट। मतलब ये जान लो कि रेफ्रिजरेटर जो है वो पेल्टियर वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। मैंने तो ऐसे याद किया भाई, RP PR, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, तरीका याद करने का है। तो सीबैक का कोई नाम निशान नहीं आना चाहिए किसी ऑप्शन में, सीबैक का, ठीक है, क्योंकि सीबैक से हीट वहाँ वर्क जनरेट करते हैं हम लोग। तो थर्ड नंबर ये इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर सी सही हो गया फिफ्थ का, ठीक है। तो समझ गए होगा कि सीबैक नहीं आना चाहिए यहाँ पे, सीबैक हमारा थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ का नहीं। ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ट्राई कीजिए। देखो,
यहाँ पे बोला गया है पावर कंज्यूम निकालना है। ओके, तो सिंपल सी ओ पी फॉर्मूला लगा दो। अब सी ओ पी कितना होगा इसका, रेफ्रिजरेटर है तो 200 अपॉन 300 माइनस 200 इक्वल टू क्यू एल अपॉन वर्क नेट। तो देन वर्क नेट विल बी 1 किलोवाट। ठीक है, और सी ओ पी पूछा हुआ है क्या, सी ओ पी हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है 2, सी ओ पी 2 निकल के आएगा, वर्क हमारा 1 किलोवाट, तो 2 1 आंसर एंड 6 का सी हो जाएगा। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। तो सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सी ओ पी निकालना है हर क्वेश्चन में लगभग। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है फॉर द हीट पंप। तो आपको जो क्यू टी एल दिया है, टी एच दिया हुआ है, तो अब बस टी एच 600 दिया है, टी एल 300 दिया है, वैल्यू पुट अप करोगे आंसर 2 आ जाएगा। ओके, 7th का सी। 8th नंबर ट्राई कीजिए। जो 8th नंबर क्वेश्चन है वो फैक्चुअल बेस है ओनली, और उसमें वो पूछा गया कि 1 टन रेफ्रिजरेशन होता कितना है। 1 टन रेफ्रिजरेशन मतलब होता है कि 3 पॉइंट किलो वाट। ठीक है, तो 8th का ये हो जाएगा। ट्राई 9th नंबर। देखो, जो सी ओ पी की रिलेशनशिप होती है ये होती है, सी ओ पी ऑफ हीट पंप इजकल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी। पहली बात, अगर एफिशिएंसी साइकिल की दी हुई है तो सीधे आप उलट दो बस, वो सी ओ पी निकल के आ जाएगा हीट पंप का, वो वहाँ मत कर देना रेफ्रिजरेशन वाले में, वहाँ गलत हो जाएगा। और सी ओ पी जो रिलेशन है विद रेफ्रिजरेशन दैट इज मोर देन 1, मतलब रेफ्रिजरेटर से एक ज़्यादा होता है इसका सी ओ पी। ओके, देन कौन सा आंसर होगा, आंसर विल बी बी 9th का। ट्राई 10th नंबर। क्वेश्चन ईजी है इसमें यार, बहुत कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो यहाँ भी वही करना है कि आपका जो सी ओ पी है वो दिया है 0.75 ऑफ मैक्सिमम, मतलब 0.75 से मल्टीप्लाई करके जो सी ओ पी निकाल देनी है आपकी, तो ये फाइनल सी ओ पी आ जाएगी। वही रेफ्रिजरेटर है ना, तो सी ओ पी वही होगा आपका टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। तो टी एल आपका -30 दिया हुआ, तो वही सब आंसर मैंने कैलकुलेट कर दिया है। और यहाँ पे क्यू एल लोएस्ट कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन पावर, तो पावर इक्वल टू 5/3 आया, तो 1.7 के आसपास आंसर इसका आ रहा है। ओके, और 8th का 10th का ए हो जाएगा, 10th का ए हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक है, आराम से क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है सी ओ पी ऑफ द हीट पंप इज मोर देन द सी ओ पी ऑफ इट्स रेफ्रिजरेटर वर्जन। मतलब कि ये कोई रेफ्रिजरेटर ही था, हमने उसको उलट के रख दिया तो हीट पंप बन गया हमारा। तो ये सही कह रहे हैं बिल्कुल कि हीट पंप का सी ओ पी ज़्यादा होता है, अभी हमने पीछे ड्राइव किया ना, +1 होता है। देन पंपिंग ऑफ हीट रिक्वायर्स लेस वर्क, पंपिंग ऑफ हीट रिक्वायर्स लेस वर्क रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द इवेपोरेटर। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप का ये है। कन्फ्यूजिंग क्या, अगर आप जिस एंगल से देख लो आप, ये पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, अगर आपको 100 जूल हीट बाहर फेंकनी है, मतलब हाई टेम्परेचर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप हो सकता है 20 लें वर्क और 80 लें लो टेम्परेचर से। ठीक है, इसका मतलब 100 जूल हीट बाहर फेंकने के लिए आपको 20 वर्क लेना पड़ा। ठीक है,
इसका मतलब एक एक यूनिट वर्क लेके आप 5 यूनिट हीट बाहर दे रहे हो। और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो मैंने बताया जो 20 आप इधर से ले रहे हो और 80 हर्ट्ज इधर निकाल रहे हो लो वाले से, मतलब कि लोअर टेम्परेचर से 1 यूनिट वर्क पे 4 यूनिट हीट निकल रही है बस बाहर। ठीक है, तो अगर इस एंगल से देखा जाए तब तो स्टेटमेंट सही है कि पंपिंग ऑफ हीट रिक्वायर्स लेस वर्क, मतलब कि 5 यूनिट हीट हमने निकाल दी विथ वन यूनिट वर्क एट द हाई टेम्परेचर। ठीक है, और लो टेम्परेचर पे 4 यूनिट वर्क हीट निकाल पाए विथ 1 यूनिट वर्क। ये समझ पा रहे हो कि नहीं आप? रुक जाओ, यहाँ मान लो 100 जूल एनर्जी आ रही है और जो कि यहाँ से हम 20 वर्क ले रहे हैं और यहाँ से 80 लो वाले से ले रहे हैं, तो इस 100 को गेट करने के लिए हमें 20 लगाना पड़ा एनर्जी बस। ठीक है, और यहाँ से लोअर टेम्परेचर से 80 को निकालने के लिए 20 चाहिए। इसका मतलब कि जो हाई टेम्परेचर पे हीट देना है वो ईजी है, ईजी काम है। ठीक है, उस हिसाब से तो इसका आंसर सही हो जाएगा और असर्शन रीजन दोनों एग्जैक्ट बैठ जाएंगे और आंसर ए हो जाएगा 10th का। ठीक है, 11th का, सॉरी, ए हो जाएगा। बट अगर अलग तरीके से देख लें तो इसका आंसर सी दिया हुआ है, जो बुक है उसमें आंसर सी दे दिया है। मुझे वो सही नहीं लगता है, मुझे आंसर इसका ए ही लगता है। ठीक है, सी नहीं कह सकते, लेकिन सी दिया है, मैं यहाँ सी लिख दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आंसर ए लगता है। मैंने समझा दिया अपना लॉजिक ना, क्या लॉजिक है कि सेम हीट अगर निकाल देना हो क्यों हाई टेम्परेचर पे तो कम वर्क लगेगा इन द केस ऑफ द हीट पंप। ओके, इसीलिए हीट पंप का सीओपी ज़्यादा होता है, इसीलिए तो कह रहे हैं सीओपी ज़्यादा होता है। सीओपी की तरह से इफिशियंसी है, बस उसको इफिशियंसी इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो मोर देन 1 आ रहा है। ओके, एंड ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। इस आंसर 2 किलोवाट आ रहा है मेरा, कहीं गलती हो गई क्या? नहीं, 4 ही आएगा, सही है। ठीक है, ये सॉल्व करने में 4 किलोवाट आंसर आ रहा है। सिंपल सी बात है, हमने सीओपी निकाल लिया यहाँ पे। सीओपी ये आपका हो गया टी एच अपॉन में टी एच अपॉन माइनस टी एल, मतलब टी एच माइनस टी एल आपका 60 है। ओके, तो और यहाँ पे क्यू एच लिख दिया और अपॉन में पावर, और क्यू एच दिया था पर आवर में, तो हमने इसको 36 से डिवाइड करके पर सेकंड कन्वर्ट कर लिया पावर निकालने के लिए। तो आंसर हमारा सी आ गया 12th का। एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 13th। 13 नंबर ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ पे बोला गया कि 1 टन कैपेसिटी का वाटर कूलर है, इसका मतलब कि 1 टन हीट बाहर निकाल रहा है, ठीक है। 1 टन कितना होता है, 3.5 किलोवाट। ओके, तो यहाँ पे एम सी बी डेल्टा टी लगा देंगे और एम को जो हम पर सेकंड निकाल लेंगे बस। तो यहाँ 200 लीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 200 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पर सेकंड में, तो डिवाइड करेंगे 3600 से, बस इक्वल कर देंगे इसको, तो टी की वैल्यू हमारी 15 आ रही है, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस। एंड 13th का आंसर हो जाएगा डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 14th। देखो यहाँ दिया हुआ कोई रेफ्रिजरेटर है, वर्किंग कर रहा है ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल, इसका मतलब COP इसका 4 दिया हुआ है, तो हम पावर दे रहे हैं 1 किलोवाट, तो यहाँ पर हम QL निकालेंगे डायरेक्टली। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, QL निकाल लो, 4 आ गया, और हीट QH निकालना है तो QL + W कर दो, ये आपका 5 आंसर आ जाएगा। और आपको ऐसे नहीं करना है तो COP आपका 4 दिया हुआ था फॉर रेफ्रिजरेटर, और COP पंप का कितना हो जाएगा, हीट पंप का 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ 5 पुटअप कर दो पहले से ही, और यहाँ पे QH कर दो हाई टेम्परेचर पे, यहाँ से आंसर 5 आ जाएगा। दो तरीके से कर सकते हो आप, जो आपको ईजी लगे। आंसर 5, 50 नंबर ट्राई कीजिए। दो जो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें सिंपली बोला गया है कि एक हीट इंजन है, वो आपको ड्राइव कर रहा है रेफ्रिजरेटर को। तो हीट इंजन में की इफिशियंसी दी है 30%। ओके, तो हीट इंजन मान लो हम लोग क्यू हीट देते हैं, तो 30% उसका वर्क बना देगा। हीट इंजन है ना, 30% इफिशियंसी दी है, तो 0.3 क्यू बन जाएगी, वर्क निकल आएगा इससे। और ये वर्क चला रहा है आपके रेफ्रिजरेटर को, ठीक। तो रेफ्रिजरेटर चला रहा है और रेफ्रिजरेटर का COP दिया हुआ है 5। इसका जो COP है, जो QL होगा, COP क्या होता है, COP = QL, मतलब लो टेम्परेचर से अपॉन वर्क, = 5 दिया है। अब वर्क कितना है यहाँ पे, 0.3 क्यू है ना, इसको पुटअप करोगे तो ये आपका QL बन जाएगा 1.5 QL, मतलब कि लो टेम्परेचर जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो है 1.5 Q, ठीक है। तो अगला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड बी नेट हीट इनपुट, मतलब कितना हीट इनपुट हम देंगे कि यहाँ से 1 मेगावाट हीट निकले यहाँ से, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे हम 1 क्यू दे रहे थे, यहाँ 1.5 क्यू निकल रहा था, ठीक है। और हमें यहाँ पे 1 क्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम 2/3 निकाल देंगे, मतलब 667। सिंपल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ना ये, यार एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ना। तो यार 1 से 1.5 मिल रहा है, तो अगर हमें 1 चाहिए तो यहाँ पे हम 2/3 ले लेंगे ना। ये समझ पा रहे हो नहीं? जैसे कि कैसा कैसे समझाऊँ, मतलब अगर आप 100 हीट दे रहे थे, हमें 150 मिल रहा था, ठीक है, और हमें यहाँ पे अब 100 ही चाहिए, तो 2/3 कर देंगे इस तरफ। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब यार ठीक है, रेशियो समझते हो ना, वैसे समझ लो, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा ना, इसका इसका रेशियो सेम रहेगा ना, तो 1.5 Q/Q, और अगेन 1.5 Q की जगह हमें चाहिए 1000 किलोवाट, मतलब 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट। तो हमें Q यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, Q न्यू कितना होना पड़ेगा, इसको सॉल्व आउट कर लो आप। तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर वही आ जाएगा 666.67, ठीक है। 15th का C। ट्राई क्वेश्चन नंबर 16th।
देखो यहाँ बोला गया है कि 0.5 टन का वाटर कूलर है और ये कूल कर रहा है 30 से 15। तो पूछा गया क्या वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब मास फ्लो रेट कितना होगा। तो सिंपली आप लगा दो कितना, और 0.5 टन, इसका मतलब कि 0.5 इंटू 3.5, 3.1 टन वही होता है ना 3.5 किलोवाट। तो ये आप लगा दो एम सी पी डेल्टा टी। तो आप सॉल्व करने लगे, एम यहाँ है, सी पी यहाँ रख दिया, सॉल्व आउट किया आपने, तो एम हमारा आ गया 0.5/18। और यहाँ पे पर आवर दिया हुआ है, पर आवर दिया है, तो आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा 100 लीटर पर आवर। 16 का सी, 17 नंबर ट्राई कीजिए। देखो मैं यहाँ समझा चुका हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोलक्स जो रेफ्रिजरेटर था उसमें जो अमोनिया है, अमोनिया इज रेफ्रिजरेंट, H2 इज एब्जॉर्बेंट, एंड H2 जो होता है उसमें वो होता है बस पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए आप अमोनिया। तो अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। ठीक है, 17 का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 18। तो जहाँ मिनिमम पावर लिखा हो ना वहाँ आप समझ जाएगा और कार्नोट यूज़ करना है। मिनिमम पावर का मतलब होता है कि हम आइडियल मान लें उसको, बस आइडियल। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमको जो कमरा है उसको ठंडा रखना है, लेकिन उसमें 7.9 किलो जूल पर सेकेंड हीट अंदर ट्रांसफ़र हो जा रही है। बस हमें इसी हीट को बाहर निकाल देना है, इसी हीट को हमें बाहर निकाल देना है, या फिर इतनी हीट हमें इस रूम को दे देनी है। तो इतनी हीट अगर रूम को देनी है तो QH आपका हो जाएगा 7.9, और बस डब्ल्यू निकाल दीजिए। तो COP वाला फॉर्मूला लगा दो आप, COP इक्वल टू TH कितना है 293, 20 डिग्री सेल्सियस है ना, और TH में TL कितना है 15, और कितना आपको QH चाहिए, QH आपको चाहिए 7.9, और यहाँ W नीचे आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व आउट कीजिए, यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लो इसको वॉट में, 15 यहाँ 20 आ जाएगा, 20 से आप काटोगे तो वही अराउंड वही 4 नहीं यार, यहाँ तो यहाँ उन्होंने दिमाग लगा दिया है, इतना एक्यूरेट कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपका 19.5 आएगा कुछ, ठीक है, देन 19.5 आएगा। जहाँ तक लग रहा है मुझे 405 आना चाहिए आंसर, 405 के आसपास। देखते हैं 18 का भी, हाँ सही है, 405 ही आएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए 19 नंबर। हो गया ना 10 आंसर आ गया इसका 19 का। 20 ट्राई कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साइकिल की एफिशिएंसी है वो 0.8 टाइम्स है ऑफ द रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, तो 0.8 टाइम्स हमने कर दिया, और लगा दिया COP ऑफ रिवर्सिबल। ठीक, ओके। देन हमने इसको सॉल्व आउट किया, यहाँ पे QL लिखा हुआ है अपॉन वर्क कितना चाहिए, देन सॉल्व करने में 1 किलोवाट आएगा आंसर।
20 का ए, 21 ट्राई कीजिए। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ था हमारा। तो ये असर्शन में सही है, रीजन में सही है, 21 का ए। 22 ट्राई कीजिए। तो एक क्वेश्चन बस सॉल्व करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा इसका 22 का डी। ठीक है, बस यहाँ सिंपल दिया हुआ है, देखो 1/10 ऑफ द मैक्सिमम सी ओ पी। तो मैक्सिमम सी ओ पी हमारी क्या होगी, वही रिवर्सिबल की क्यू टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। तो हमने वही लगा दिया टी एच माइनस टी एल, और यहाँ पर लिख दिया क्यू एल अपॉन, यहाँ डब्लू होगा, वर्क कितना चाहिए। तो डब्लू निकल के हमारा आ जाएगा, वर्क नीडेड इज़ 46.50। ओके, 20 का 22 का डी। 23 ट्राई कीजिए। दो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ बोला गया है रेफ्रिजरेटर है, इनके बीच में काम कर रहा है। ओके, और इसकी जो टनेज कैपेसिटी है वो है 1 टन। तो हमने सिंपल लगा दिया सी ओ पी। सी ओ पी ये हो गया आपका टी एल अपॉन अपॉन में टी एच माइनस टी एल। तो इजकल टू क्यू क्यू एल यहाँ पे आएगा, सॉरी क्यू एल मतलब रेफ्रिजरेटर है ना, क्यू एल अपॉन डब्लू कितना चाहिए पावर। तो क्यू एल आपका दिया हुआ है 1 टन, एंड देन 1 टन इसको टू 3.5 किलो वाट। आप वैल्यू पुटअप करोगे और सॉल्व करोगे तो जो हमारा वर्क नीडेड आएगा 0.7 किलो वाट आएगा, मतलब पावर 0.7 किलो वाट चाहिए। देन आंसर इज बी 23 का बी। 24 करिए ट्राई। देखो यहाँ पे सी ओ पी निकालना है आपको, सी ओ पी। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि कंडेंसर का टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, एंड इवेपोरेटर इतना दिया हुआ है। तो कंडेंसर टी एच होता है और इवेपोरेटर टी एल होता है। तो बस जो सी ओ पी का फॉर्मूला होता है टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल। देन वी विल पुट द वैल्यूज़ एंड हमारा आंसर यही आ जाएगा 7.75। तो इसमें कुछ है नहीं है चैप्टर में, बस एक ही फॉर्मूला, उसी में आगे पीछे करते रहना है बस। 25 नंबर ट्राई कीजिए। इसमें भी सी ओ पी निकालना है कार्नोट हीट पंप का। तो हाई वाला ऊपर रख देंगे और हाई वाला ऊपर रखेंगे टी एल हमारा 350 है अपॉन टी एच माइनस टी एल करेंगे। तो टी एच माइनस टी एल 250 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 550 होगा ये। देन हमारा आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.5 2.2 आ जाएगा। ठीक है, 25 का सी। 26 ट्राई कीजिए।
तो ये फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि इन एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टरबाइन आउटलेट इज इक्वल टू, कूलिंग टरबाइन के आउटलेट में कितना प्रेशर होगा, तो इक्वल होता है केबिन प्रेशर के। याद कर लीजिए, 26 का भी यही आंसर दिया हुआ है इसमें, याद ही करना है, कोई कॉन्सेप्ट का नहीं है 26 का। 27 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ बोला गया कि गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन में हम लोग थ्रॉटल का यूज़ क्यों नहीं करते, क्यों हम एक्सपेंशन बॉल का, क्यों हम क्या बोला है, हाँ, थ्रॉटल का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है ना, जो थ्रॉटलिंग होता क्या है, थ्रॉटलिंग हमारी जो एंथैल्पी है कांस्टेंट रहती है, H1 = H2। और गैसेस अगर हम आइडियल में चले जाए तो टेम्परेचर डिपेंड हो जाता है, मतलब अगर टेम्परेचर, हाँ, एच फिक्स है तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, आगे पीछे होगा ही नहीं। और गैसेस में भी यही होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करोगे तो एच की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। ओके, एच का वेरिएशन होता है विद टेम्परेचर, और गैस में अगर आप एच को कांस्टेंट रख रहे हो, एच उसमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा कूल हो ही नहीं पाएगा रेफ्रिजरेंट। दैट्स वाई वी यूज़ एक्सपेंशन वाल्व्स, नहीं एक्सपेंशन वाल्व, हाँ, उसमें हम सिस्टम यूज करते हैं, कंप्रेसर पिस्टन सिलेंडर हम यूज करते हैं इन द गैसेस, ठीक है। एंड इंजन इज यूज इन प्लेस ऑफ थ्रोटल वाल्व, थ्रोटलिंग वाल्व यूज नहीं करते क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का ड्रॉप होगा ही नहीं, टेम्परेचर वही का वही रह जाएगा, तो फिर रेफ्रिजरेशन कैसे होगा। मेन रीज़न वही है कि इनफ कूलिंग ऑफ द और टेम्परेचर ड्रॉप इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय थ्रॉटलिंग। ओके, अगर वही स्टीम होगा तो स्टीम का कोई, स्टीम तो टेम्परेचर डिपेंड करता नहीं है उसका एंथैल्पी, वो ऐसे खींच जाएगा डोम के अंदर। ओके, और 28 नंबर जो क्वेश्चन है रिपीटिशन है, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि एम सी पी डेल्टा टी, ये रेफ्रिजरेशन दे दिया गया और एम सी पी डेल्टा टी लगा देना है आपको, तो इसे वो सॉल्व करना है। 5 7 ना, सॉल्व आउट करने पे इसका आंसर कितना आएगा। गलती हुई क्या, सही तो कर रहे हैं यार, ये आंसर कितना आएगा 28, 28 ना, 6 से 2 नहीं आ रहा है, और ही आना चाहिए। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट एज्यूम कर रहे हैं 602 के अराउंड, ठीक है, इन्होंने भी किया यही है, एम सी पी डेल्टा टी, अप्रॉक्सीमेटली ये दे रहे हैं। 602 नहीं आएगा, 742 हो जाएगा ना, 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। क्या सही है ना हमने, हाँ सही है, यही यही अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आएगा। C18 28 का C, 27 का यही था, 29 ट्राई कीजिए। तो यार सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अलग, सिंगल क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट हो रहा है।
देखो इसमें 3 किलोवाट आंसर आ जाएगा। बस सिंपल वैल्यूज पुटअप करनी है आपको 29 का, ठीक है। देखो यहाँ बोला गया कि आपको 2000 किलो जूल पर मिनट एटमॉस्फेयर देना है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर में हमें इतना हीट देना है, तो हम इसको एज अ रेफ्रिजरेटर कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसिडर कर लेंगे एज अ हीट पंप, ठीक है। तो हीट पंप में हमने मान लिया कि 2000 निकालना है, हमें हीट 2000 हीट देना है आउटर एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर को। तो हमने यहाँ पे क्यू एच यहाँ पे लिख लिया 2000 QH/W। तो ये हो गया आपका COP ऑफ हीट पंप। और यहाँ पे TH/TH-TL। TH जो है हमारा 27 है, तो 300 हो जाएगा केल्विन में, अपॉन TH-TL आपका 27 आएगा। और ये सॉल्व आउट करने पे 3.33 का आंसर आएगा, ठीक है। डी आंसर आ जाएगा 29 का। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पे 45 और -60 के बाद बीच में रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, तो हम वही COP लगा देंगे सिंपली। तो TL/TH-TL, तो वैल्यू पुटअप करने पे हमारा 0.7 आ जाएगा। देखो बार बार रिपीट हो रहा है, मन उब गया है करते करते वाले सब। 31 ट्राई कीजिए। जो 31 क्वेश्चन नंबर दिया है उसमें बोला गया कि COP और एयर कंडीशनिंग की COP ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो मेन इसका रीजन होता है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर कोई इंजन है तो उसके हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा इफिशियंसी उसकी होगी। और अगर कोई रेफ्रिजरेटर है या फिर हीट पंप है, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर के डिफरेंस में जितना कम डिफरेंस होगा उतनी हाई COP होगी। मतलब रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के लिए डिफरेंस कम होना चाहिए और इंजन्स के लिए डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ पे वर्क प्रोड्यूस करना है वहाँ डिफरेंस ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे वर्क कंज्यूम कर रहा है हमारा सिस्टम वहाँ पे डिफरेंस कम चाहिए। इतना समझे ना? वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे कि देखो अगर रेफ्रिजरेटर मतलब कि हमने किसी चीज़ को रखा है रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में रखा हुआ ठंडा करने के लिए, तो हमारा जो आउटर टेम्परेचर 60 डिग्री, आउटर 60 नहीं होता, मतलब कि आउटर वही 50 मान लो यहाँ इंडिया में। देन हमें जो आउटर जो टेम्परेचर कंडेंसर का वो 60 रखना पड़ेगा क्योंकि हीट को हमें बाहर देना है, ठीक है। तो कंडेंसर का टेम्परेचर 60 हो गया दोनों के लिए, AC के लिए भी 60 हो गया, रेफ्रिजरेटर के लिए भी 60 हो गया। बट इवेपोरेटर के लिए देखो, हमें जो AC में एयर कंडीशनिंग वाले में क्या टेम्परेचर चाहिए होता है रूम का, 22 से 23 डिग्री सेल्सियस। तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस काम करता है। इसका मतलब जो AC है एयर कंडीशनिंग में 5 से लेके 60 के बीच में काम हो रहा है, 5 से लेके 60। बट वही रेफ्रिजरेटर में काम क्या हो रहा है, हमें वहाँ टेम्परेचर चाहिए माइनस में भी चाहिए होता है कभी कभार, तो वहाँ हम -25 तक ले जाते हैं रेफ्रिजरेटर को, ठीक है। रेफ्रिजरेटर -25 तक और कंडेंसर 60 तक। वेरिएशन हाई हो गया ना, -25 से 60 तक, इसीलिए जो रेफ्रिजरेटर है कम इफेक्टिव है कंपेयर टू हीट पंप, कंपेयर टू AC। क्योंकि AC आपका जो काम कर रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 60 के बीच में काम कर रहा है, और जो रेफ्रिजरेटर है वो काम कर रहा है आपका -25 से लेके 60 के बीच में। तो डिफरेंस अगर ज़्यादा हो गया तो इफिशियंसी या COP कम हो जाएगी, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पे, ठीक है। वही दिया हुआ असेसन एजेंट दोनों वही लिखा हुआ है। 31 का ये आंसर हो जाएगा। 32 ट्राई कीजिए। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है वो कैस्केडिंग है। कैस्केडिंग हम लोग मेनली यूज़ करते हैं वहाँ मेडिकल में, मतलब मेडिकल जहाँ पार्ट्स बॉडी के पार्ट्स रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कूलिंग वहाँ चाहिए होती है, वहाँ हम कैस्केडिंग यूज़ करते हैं, मतलब डबल डबल रेफ्रिजरेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ जो कंबाइंड रेफ्रिजरेशन होता है उसका जो COP होता है वो ऐसे इसका फार्मूला होता है C1 × C2 अपॉन में 1 + C1 + C2, मतलब C जो है वो COP है, ओके। तो बस सॉल्व आउट करने पे यहाँ पे 2.5 आंसर आ जाएगा 32 का B। 33 ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इवेपरेटर कंडेंसर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम बस सी ओ पी लगा देंगे सीधे। सी ओ पी क्या, क्यू एल दिया हुआ है -33, तो ये आपका हो जाएगा 240 केल्विन। 240 केल्विन यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पे नीचे क्यू एच माइनस क्यू एल, तो क्यू एच माइनस क्यू एल आपका 60 है। और यहाँ पे क्यू एल अपॉन डब्लू, क्यू एल आपका 4 किलोवाट है, डब्लू हम निकाल लेंगे, 1 आ जाएगा 33 का डी। 34 ट्राई कीजिए। तो यहाँ सिंपल है क्वेश्चन कि 20 डिग्री सेल्सियस में हमारा वाटर है, उसको हम कूल करके आइस बना रहे हैं। तो 20 से सबसे पहले हम 0 तक ले जाएंगे, तो उसमें हमारी हीट इतनी लग जाएगी 4.2 इंटू डेल्टा टी, प्लस जब हमारा 0 पहुँच जाएगा उसका उसे हम कूलिंग करके बर्फ़ बना देंगे। तो बर्फ़ जब बनाएंगे तो इतना लेटेंट हीट जाना चाहिए 335 पर केजी। तो ये हमने क्यू निकाल लिया डायरेक्टली, और क्यू हमारा निकालने पे 8400 पर किलो जूल पर मिनट आ रहा है आंसर। ओके, देन 34 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ट्राई क्वेश्चन को 35। देखो यहाँ बोला गया है कि COP आपका हीट पंप का 6 दिया हुआ है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इसको हम एज अ रेफ्रिजरेटर काम करा रहे हैं, और इसमें हम वर्क दे रहे हैं 10 किलोवाट। तो ये पूछना चाह रहे हैं कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आएगा। तो अगर COP हीट पंप का 6 है, तो वो रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा, 1 कम कर दो बस, 5 हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का 5 हो गया है COP, तो बस COP इजकल टू रेफ्रिजरेटर इफेक्ट अपॉन वर्क डन डाल दो। वर्क हमारा 10 दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 का डी। 36 ट्राई कीजिए। देखो जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें बोला गया है हीट पंप एंड द एयर कंडीशनर हैव द सेम मैकेनिकल कंपोनेंट। ये बिल्कुल सही है, वही हीट पंप को और रेफ्रिजरेटर को उल्टा आगे पीछे कर दो, वही बन जाता है। देन द सेम सिस्टम कैन बी यूज द हीट पंप इन द विंटर एंड द एयर कंडीशनर इन समर। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड है कि कैपेसिटी ऑफ एंड एफिशिएंसी ऑफ अ हीट पंप फॉल सिग्निफिकेंटली एट हाई टेम्परेचर। मैंने बताया आपको ना कि अगर आप टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ाओगे तो वहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है या फिर कैपेसिटी है सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी सही है, हमने डिस्कस किया पीछे भी। तो हमारा आंसर 36 का डी हो जाएगा। 37 नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो 37 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि जो हमारी रैंकाइन साइकिल कैपेसिटी 3 टन है। 3 टन मतलब कि 3 में 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही रेफ्रिजरेटर इफेक्ट आ जाएगा। तो COP इजकल टू क्यू एल अपन डब्लू। तो क्यू एल हमारा क्या हो गया 3 इंटू 3.5, और नीचे मोटर की पावर डब्लू आ जाएगी, और COP हमारा 6 दिया हुआ, बस सॉल्व आउट करोगे आप तो हमारा आंसर आएगा 1.75। ये कंसिडर मत कर लेना, बस हल्का सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी फिर।
3.5 वाट आप याद रखो, 3.5 वाट, 38 करिए। देखो यहाँ पे भी बोला गया है कि ये कोल्ड स्टोरेज है, सो -3 से लेके 27 के बीच में काम कर रहा है। तो हम बस सी ओ पी, यहाँ मिनिमम पावर बोला गया, मिनिमम पावर मतलब कि यहाँ पे कार्ड नोट लगना है, तो सी ओ पी हम निकाल लेंगे। सी ओ पी क्या होगा, टी एल हमारा दिया हुआ है -3 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में 270 हो जाएगा, अपॉन में टी एच माइनस टी एल, टी एच 27 है, टी एल -3 है, तो डिफरेंस आ जाएगा 30 का, इक्वल टू सी ओ पी हो जाएगी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क, मतलब कितना पावर चाहिए। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा 90 है, 90 किलोवाट, 90 रखें पुटअप करेंगे, डब्ल्यू की वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10, सॉरी 10 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 10 किलोवाट आ जाएगा आंसर, एंड आंसर विल बी 38 का सी। ओके, तो थैंक यू, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, रेफ्रिजरेटर का पहला यूनिट खत्म। एंड कल जो आएगा वीडियो आएगा वीसीआर साइकिल का, वो काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा, 2 या 2.5 घंटे का, 127 क्वेश्चन उसमें। एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।